वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस की आपकी अपनी पाठशाला में स्वागत है आपका। आपके इस फाइनल फेज पर हम हैं जहां पर आपको अपनी प्रिपरेशन, जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन है, उसके लिए बस फिनिशिंग टच देना है। ठीक है ना। अब पूरी बुक पढ़ने का टाइम है नहीं, तो अब आप क्या पढ़ेंगे? अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड आई कैन बेट कि उसी में से ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपके ज्योग्राफी सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये क्वेश्चंस वो हैं जो घुमा फिरा के इसी तरह से आते हैं और दूसरे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतने सालों पिछले जब भी एनसीईआरटी लागू था, ये बुक्स लागू थी, तब से लेकर आज तक, अब जब वापस लागू हुई है ये बुक्स, तो ये सारा निचोड़ निकाल के हम ये क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको टिक कर लीजिए ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन को फाइनल टच देने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आए, पूरी किताब को फिर से एकदम रिवाइज नहीं करना पड़े, क्योंकि अब किताब के पन्ने पलटने का टाइम चला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, ब्राजील अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? When and where was the Brazil International Earth Summit held? वैसे तो इसमें ब्राजील दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देश की बात नहीं हो रही है, यहाँ कहाँ की बात हो रही है? उस शहर की बात हो रही है। तो वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था रियो डी जेनेरो में। रियो डी जेनेरो में। और कब हुआ था? 1992 में, 1992 रियो डी जेनेरो, ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरो, वहां पर हुआ था। तो ये आपके लिए इजीफाई कर देता है। हो सकता है ब्राजील लिखा ना आए, लेकिन आपको याद रखना है रियो डी जेनेरो 1992 में हुआ था। किसी भी देश की तट रेखा से 200 मील तक की दूरी क्या कहलाती है? द डिस्टेंस ऑफ 200 माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ एनी कंट्री इज कॉल्ड। ये हमने कब पढ़ा था? ये जब हम रिसोर्सेज पढ़ रहे थे तो हमने इंटरनेशनल रिसोर्सेज में पढ़ा था। ठीक है ना। तो इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय संसाधनों में पढ़ा। तो जहां भी अंतरराष्ट्रीय शब्द है, देखो इन चारों ऑप्शंस में अंतरराष्ट्रीय या इंटरनेशनल शब्द कहाँ है? सिर्फ सी ऑप्शन में है। जो स है आपका, उसमें है इंटरनेशनल कोस्ट लाइन या अंतरराष्ट्रीय तट रेखा। तो इसी तरह आपको ट्रिक से भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन, ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, ये अच्छे से पढ़ ले हम। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बताइए। देखें, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितने? 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का कुल ज्योग्राफिकल जो क्षेत्रफल है। ये आपको याद रखने हैं। कुछ आंकड़े से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगर आपने ब्लूप्रिंट देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो तथ्यों पर आधारित आते हैं, कुछ आपकी समझ पर आधारित आते हैं, कुछ आपके ज्ञान पर आधारित आते हैं। तो ये तथ्यों पर आधारित क्वेश्चन भी जरूर आएंगे। काली मृदा का अन्य नाम है, तो ये क्या है? ये आपके अवबोध पर आधारित है। कपास मृदा, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ या मरुस्थलीय मृदा। तो ऑब्वियसली जो कॉटन सॉइल है, कपास जो है वो काली मृदा में या ब्लैक सॉइल में ज्यादा से ज्यादा उगाई जाती है कपास, तो इसलिए इसको कपास मृदा या कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके वो क्वेश्चंस हैं जो इनके आने के पूरे पूरे चांस हैं। नेक्स्ट है, भारत में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है। इसमें ये दिया हुआ है कि कितना है, लेकिन आपको ये बताना है कि प्रतिशत कितना है, हमारे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है। इंडिया हैज एन एस्टिमेटेड 79.42 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, सो इट इज of the total geographical area of the country. How much percentage are there? So it is 24.16. ठीक है ना। 24.16% जो है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। ये बहुत कम है। होना कितना चाहिए? 33%, 33% होना चाहिए। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में सघन वनों के क्षेत्र में वृद्धि हुई है। According to the State of Forest Report 2015, the area of dense forest has increased by
हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर सिंस द ईयर 2013? तो इसका आंसर है 3775 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 3775 स्क्वायर किलोमीटर। एशियाई चीते को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया? ऐसा जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया में एक साथ किया गया हो, लेकिन भारत से इसकी प्रजाति को गायब या लुप्त या एक्सटिंक्टेड कब घोषित किया गया? एशियाटिक चीता डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952, 1952 में कर दिया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्टेड इन 1973। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके ज्योग्राफी में से मोस्टली जो भी आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, वो फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएंगे। भोपाल लेक वाज फॉर्म्ड बाय, भोपाल झील का निर्माण कब हुआ था? कब हुआ था? जब हमने जल प्रबंधन पढ़ा था तब हमने देखा था कि 11वीं शताब्दी में, यानी 11th सेंचुरी में ही इसका निर्माण हो गया था। तो 11th सेंचुरी इज द राइट आंसर। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बांधों को क्या कहा करते थे? इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू यूज्ड टू कॉल डैम्स एज, क्या कहते थे वो? इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहते थे, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? यहाँ आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसमें शिलोंग भी दिया हुआ है, इसमें चेरापूंजी भी दिया हुआ है और इसमें मोनिसराम भी दिया हुआ है। अगर ये तीनों दिए हुए हो तो आप मोनिसराम भरोगे, अगर मोनिसराम नहीं दिया हुआ है और ये दो दिए होंगे तो आप चेरापूंजी भरोगे, ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे पूछ लिए जाते हैं, आपको चेरापूंजी पता है, लेकिन चेरापूंजी में भी एक जगह है मानिसराम, जहां पर दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। भारत में प्रारंभिक किस्म की खेती को किस नाम से जाना जाता है? बाय व्हाट नेम इज द कल्टीवेशन ऑफ अर्ली एज इज नोन इन इंडिया? क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न, कर्तन दहन प्रणाली वाली खेती। नेक्स्ट है, 1917 में बिहार में हुए चंपारण आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? द मेन रीजन फॉर द चंपारण मूवमेंट इन बिहार इन 1917 वाज, क्या रीजन था? ऑब्वियसली अंग्रेजों भारत छोड़ो स्वदेशी अपनाओ ऐसा युग आंदोलन, ये तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के तरीके थे, कुछ आंदोलन थे। तो किसानों पर नील की खेती के लिए बहुत दबाव था, प्रेशर ऑन फार्मर्स टू कल्टीवेट इंडिगो वाज द मेन रीजन, जिसकी वजह से किसानों ने आंदोलन किया था। रेशम का कीड़ा कोकून पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम के कीड़े को कोकून कहते हैं और यह कोकून जो है मलबरी या शहतूत की पत्तियों पर पलता है, ठीक है ना? मलबरी या शहतूत भी कहते हैं उसे। नेक्स्ट है, ब्लैंक्स है, द ऑथर ऑफ स्मॉल इज ब्यूटीफुल, एक बुक लिखी गई थी स्मॉल इज ब्यूटीफुल, उसके लेखक कौन है? आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। जैसा मैंने कहा कि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप है तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज बेस्ड फैक्चुअल बेस्ड होंगे ही। तो इसके लेखक हैं शूमाकर। शूमाकर, इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग थोड़ी कंफ्यूजिव है तो बच्चे इसको गलत प्रोनाउंशिएट कर देते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है शूमाकर। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में सबसे पहले किसने की थी? सबसे पहले किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने। क्लब ऑफ रोम ने, ठीक है ना? इंटरनेशनली सिस्टमैटिक रिसोर्सेज कंजर्वेशन वाज एडवोकेटेड फर्स्ट बाय इन 1968 बाय क्लब ऑफ रोम। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सब किस प्रकार के जानवर हैं? आपने देखा होगा 6 तरह के जो आपके क्लासिफिकेशन किए गए हैं प्रजातियों के, तो उसमें से सुभेद्य या वल्नरेबल काइंड ऑफ जो जानवर हैं, जो स्पीसीज होते हैं, उनमें ये आते हैं सुभेद्य, इनको कहते हैं सुभेद्य या वल्नरेबल। मध्य प्रदेश में 40,000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र किसके पूर्ण होने से जलमग्न हो जाएगा? मोर देन 4 lakh of hectares of forest are in Madhya Pradesh will be submerged due to the completion of, किसके पूरे होने से जो है वो जलमग्न होगा? वो होगा सरदार सरोवर बांध, सॉरी वो होगा नर्मदा बांध। सरदार सरोवर गुजरात में है, वो होगा नर्मदा बांध। नर्मदा जो नदी है उस पर एक बांध बनाया जा रहा है, अगर वो बांध पूरा हो जाता है तो उसके बाद में लगभग 4 लाख के करीब हेक्टेयर जो जमीन है, जो वन क्षेत्र है, वो जलमग्न हो जाएगा।
एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक कहाँ के नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। अफ्रीका की एक कंट्री है सोमालिया। तो एक सोमाली जो नागरिक है वो जितना उपभोग करते हैं उससे 40 गुना ज्यादा अमेरिका के नागरिक किसी भी प्रकार के संसाधन का उपभोग करते हैं। वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% भाग किससे प्राप्त होता है। विद्युत की बात आई है तो यहां लिखेंगे जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। At present, about 22% of the total electricity in India is obtained from hydroelectricity. पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए क्या बनाते थे, वो बनाते थे बाढ़ जल वाहिकाएं। बाढ़ जल वाहिकाएं। In the floodplains in West Bengal, people used to make what? To irrigate their fields. They are called as inundation channels. Inundation channels. खरीफ और रबी दोनों शस्य ऋतुओं में बोई जाने वाली तिलहन फसल कौन सी है। देखो यहाँ आपको ऑयल सीड ही बताना है। तिलहन फसल कौन सी है? इज एन ऑयल सीड क्रॉप सोन इन बोथ खरीफ एंड रबी क्रॉपिंग सीजन। सो दिस इज अरंडी, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं? अरंडी कहते हैं, ठीक है। इसको कैस्टर, अरंडी या कैस्टर कहते हैं। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग कितने हेक्टेयर भूमि पर निर्भर है? लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर, 25 करोड़, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि फसल को तैयार होने में लगभग 1 साल लगता है। ऐसा कौन सा है जिसकी फसल को तैयार होने में 1 साल लगेगा? गन्ना, शुगर केन, ओके। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच क्या है? प्लांटिंग एग्रीकल्चर इज बिटवीन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में क्या है? प्लांटेशन। एक उन दोनों के बीच में अंतरापृष्ठ है। ये शब्द थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है। एक अंतरापृष्ठ है, एक इंटरफेस है, मतलब इन दोनों को कनेक्ट करने वाला। इंटरफेस किसको कहते हैं? जो इन दोनों को कनेक्ट करे, ठीक है, वो एक अंतरापृष्ठ है। इसके बाद में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे? पहला है जैव और अजैव संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। आप सभी जानते हैं जिनमें जीवन होता है वो बायोटिक होते हैं, जिनमें नहीं होता वो अबायोटिक होते हैं। एक एक एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। उसके बाद में भूमि निम्नीकरण संरक्षण के 2 उपाय बताइए। मेंशन 2 मेजर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन प्रोटेक्शन। अभी आपको थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। आप यहाँ पर भूमि अपरदन या लैंड इरोजन नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, सॉइल इरोजन नहीं बता रहे हैं, आप लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के उपाय बता रहे हैं। डिग्रेडेशन और इरोजन, अपरदन और निम्नीकरण में थोड़ा फर्क है। क्या फर्क है? निम्नीकरण का मतलब होता है उसका ग्रेड कम हो जाना, उसकी गुणवत्ता का कम हो जाना, और अपरदन का मतलब होता है ऊपर की शीट का हट जाना, ठीक है। सतत पोषणीय विकास से आपका क्या आशय है? ये आपके इकोनॉमिक्स में भी है और ज्योग्राफी में भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ है तो इंपॉर्टेंट ही होगा। व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन की प्रक्रिया के सोपानों का उल्लेख कीजिए। व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग? होता क्या है प्लानिंग, वो बताना है। और मेंशन द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। क्या क्या स्टेप्स हैं? आपकी बुक में 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, तो वो पहचानना, फिर उनको वर्गीकृत करना, वो जो भी स्टेप्स हैं वो आप अच्छे से लर्न करेंगे। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, बायोटिक और अबायोटिक की तरह ही। पुनः चक्रीय संसाधन और अचक्रीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगेन डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक रिसोर्सेज एंड नॉन साइक्लिक रिसोर्सेज। साइक्लिक यानी जिनको हम वापस काम में ले सके, और नॉन साइक्लिक नहीं काम में ले सके। वनों से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले लाभ बताइए और 4 संसाधन भी लिखिए। येट इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। मैंने इसको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में शामिल किया है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है इसका आंसर, लेकिन जिस तरह का पैटर्न है हो सकता है ये 2 मार्क्स में भी आ जाए। स्टेट द डायरेक्ट बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड राइट 4 रिसोर्सेज। हिमालयन यव क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? व्हाट इज हिमालयन यू? वेयर इज इट फाउंड? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होते हैं, ये उसकी डेफिनेशन लिखनी है।
बहुउद्देशीय आपके मतानुसार बांध उपयोगी कैसे हैं? हाउ डू यू थिंक ए डैम इज यूजफुल? यानी कि बांध का उपयोग लिखना है, खूब सारे उपयोग होते हैं तो वो उनमें से कोई भी 3 या 4 उपयोग लिखने हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाली कोई 4 हानियां बताएं। मेंशन एनी 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय योजनाओं के कोई 4 उद्देश्य लिखिए। राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। चावल की कृषि का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। निम्नलिखित बिंदु मतलब इसमें आपके तापमान भी आ सकता है, इसमें आपके भूमि किस तरह की पाई जाती है, कौन से ऋतु में किया जाता है, ये सब भी उसमें आ सकता है। Describe the cultivation of rice on the basis of some points, which can be temperature also and which can be the season also। तो वो आपको सारी चीजें बतानी है, कितनी रेनफॉल चाहिए उसके लिए। चावल भी आ सकता है। और डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट, गेहूं भी आ सकता है। लेकिन बच्चों एक बात और है, घुमा के भी क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या दे सकते हैं? व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ इंडिया, गिव द एनी जियोग्राफिकल कंडीशंस फॉर द स्टेपल फूड। अब उस स्टेपल फूड में आप क्या लिखोगे? उनमें आप दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, क्योंकि उत्तरी भारत में जहां गेहूं स्टेपल फूड या मुख्य खाद्यान्न फसल के रूप में काम में लिया जाता है, दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल को काम में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। कृषि पर ग्लोबलाइजेशन के क्या प्रभाव पड़े हैं, वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े हैं। वाई आर कमर्शियल क्रॉप्स इंपॉर्टेंट? राइट एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। व्यवसायिक फसलें इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, और इनके कोई 3 उदाहरण लिखिए। क्या होती है व्यवसायिक फसलें? गन्ना व्यवसायिक फसल है, चाय है, कॉफी है, रबर है, कहवा है, ये सब क्या है? व्यवसायिक फसलें हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कैसे? एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। एक्सप्लेन। नेक्स्ट, कृषि का भारत की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। देन शॉर्ट आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, और यू कैन से ये शॉर्ट और 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो सिर्फ आपके 5th चैप्टर में से आएगा, और उसमें भी से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैप आ सकता है आपके। तो दीज आर द शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ और 3 मार्क्स क्वेश्चंस। मृदा अपरदन के कारण और संरक्षण के उपाय लिखिए। राइट द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले 4 कारकों के बारे में लिखिए। राइट 4 फैक्टर्स दैट रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। क्या होती है जैव विविधता? हम अलग अलग तरह के देखते हैं ना, कितनी डाइवर्स है, कितनी तरह की प्रजातियां, चाहे पेड़ों की हो, चाहे जानवरों की हो, इवन इंसानों की भी कितनी तरह की प्रजातियां हैं। तो ये जो चीज है, ये जो डाइवर्सिटी है, इसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि ये जैव मंडल में है। ठीक है ना। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था, मृदा अपरदन और निम्नीकरण अलग अलग चीजें हैं। देखिए ये क्वेश्चन है मृदा अपरदन के बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में, और वो क्वेश्चन था भू निम्नीकरण या लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। तो आपको ये थोड़ा डिस्टिंग्विश इनको करके रखना है, इनका अंतर समझना है कि कौन सा क्वेश्चन किस चीज के बारे में है। नेक्स्ट है आपके, भारत के राज्यों में वनों की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताने हैं किस राज्य में वन ज्यादा है, किस में कम है, इस तरह की चीजें आपको इसमें बतानी है। एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, वन एवं वन्य जीव का संरक्षण क्यों आवश्यक है? वाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आप सब अच्छे से जानते हैं कि अगर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ नहीं होगी तो हम कैसे रह पाएंगे। ये बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए, प्रजातियों को बचाने के लिए, इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए खूब सारे पॉइंट्स आप इनमें कलेक्ट कर सकते हो और लिख सकते हो आराम से। संयुक्त वन प्रबंधन पर एक टिप्पणी लिखिए। गिव अ नोट ऑन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि JFM का मतलब क्या है? संयुक्त वन प्रबंधन या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। छत वर्षा जल संग्रहण पर टिप्पणी लिखिए। कमेंट ऑन रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक बड़ा क्वेश्चन जरूर आने वाला है आपके।
अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार पेड़ों और प्राणियों की जातियों का वर्गीकरण कीजिए। जो सेकंड चैप्टर में आपके दिया हुआ है ना सारा, वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड, है ना, वो सब आपको थोड़े थोड़े पॉइंट वाइज लिखने हैं। और ध्यान रखिए जब इस तरह के पॉइंट्स लिखते हैं तो पॉइंट्स को हाईलाइट जरूर करना है। Classification of species of trees and animals according to the International Union of Conservation of Nature and Conservation of Natural Resources. So explain that classification. जल प्रदूषण के कारण क्या है और इसे दूर करने के उपाय सुझाइए। What is the cause of water pollution? Suggest ways to remove it. जल प्रदूषण को कैसे, क्या है और कैसे होता है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है, ये बताना बहुत ही इजी है। आप सब बिल्कुल अच्छे से, और इस तरह का एक क्वेश्चन बड़ा आएगा जरूर। क्यों? क्योंकि आपके अवबोध पर आधारित क्वेश्चन भी तो आते हैं जिनमें आपको ज्ञान कितना है, आप उस चीज के बारे में कितना सोच सकते हो, वो पूछा जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट 20-22 जगह है जो आपके आ सकती है मैप के रूप में। वो कौन कौन सी है? देखिए, साबरमती है जो गुजरात में है, जहां से महात्मा गांधी की दांडी मार्च शुरू हुई थी। विशाखापट्टनम है, बहुत ही प्रोमिनेंट आपका डॉकयार्ड है ये। दांडी है दिल्ली, चौरी चौरा सेलम, खेतड़ी राजस्थान में है। पाराद्वीप, पाराद्वीप जो है वो उड़ीसा में है। अहमदाबाद, आगरा, बोकारो, नागपुर, अंकलेश्वर, ये सब हम कर चुके हैं जब हमने मैप वाले वीडियोस एक किए थे। जब आपने मैप वाले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए, क्योंकि वहां हम सारे ही लोकेशंस को मार्क कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि वो कहाँ पर स्थित है हमारे देश में। और अगर आपको वैसे भी समझ में नहीं आता है तो आप पहले वो वीडियो देखिए जहां पर स्टेट वाइज आपको बताया गया है कि किस स्टेट को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद नागपुर, अंकलेश्वर, शोलापुर, चेन्नई, कलकत्ता, दुर्गापुर, जमशेदपुर। एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, एकाधी परियोजना पूछी जा सकती है, जैसे हीराकुंड परियोजना है या भाखड़ा नांगल परियोजना है, उनको भी आपको अच्छे से मार्क करके रखना है। दादरा नगर हवेली, सिक्किम, तूतीकोरिन, ठीक है। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। इस तरह से ही क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं में से ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वो क्यूमुलेटिवली लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के पर्पज से देखा जाए, आपके ब्लूप्रिंट से मैच किया जाए तो बिल्कुल सटीक बैठते हैं। तो आप अब जब फाइनल स्टेप की तैयारी कर रहे हो तो इन क्वेश्चन को अपने तैयारी के साथ शामिल कीजिए ताकि आप बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेके आ सकें। तो 2 सेक्शंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे तीसरे सेक्शन के साथ जल्दी ही मिलेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू।